हेलो अस्सलाम नमस्ते। जीएसटी में आपका स्वागत है। आज से हम सब बीपीएससी छठवीं पीटी और बिहार दरोगा मेंस के लिए एक क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में हम जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बारी बारी से कवर करेंगे। अभी शुरू करते हैं इतिहास से, और इतिहास में भी मध्यकालीन भारत के इतिहास से। अब देखिए, इसमें हम सिर्फ टू द पॉइंट बातें करेंगे, क्योंकि बात वही होनी चाहिए जो एग्जाम में आए। हमें जॉब लेनी है, विद्वान नहीं बनना है। और वैसे भी जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरी ज़िंदगी लगा दीजिए, आप विद्वान नहीं बन सकते। तो जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो अरब और ईरानियों के आक्रमण से शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि भारत पे पहली बार कोई विदेशी आक्रमण कर रहे हैं। भारत पे इससे पहले भी कई बार आक्रमण हुआ है। भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? आर्यों ने। भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? आर्यों ने। उसके बाद से भारत पे आक्रमण किया डेरियस प्रथम, और इसका आक्रमण 522 बीसी में था। 522 बीसी में। इसके बाद से सिकंदर, सबको मालूम है सिकंदर कब आक्रमण किया? 326 बीसी। और फिर सेल्यूकस। तो ये जितने भी आक्रमण है ये प्राचीन भारत के पार्ट है, लेकिन अभी हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास अरब और ईरानियों के आक्रमण से शुरू होता है, और इनमें अरब और ईरानियों में सबसे पहले आक्रमण होता है मुहम्मद बिन कासिम का। किसका आक्रमण होता है? मुहम्मद बिन कासिम का। देखिए, ये जो 712 ईस्वी भारत पे जब सबसे पहले आक्रमण करता है तो इसकी एज मात्र 17 वर्ष की होती है, ठीक है। और 17 वर्ष में ये भारत पे आक्रमण करके 712 एडी में सबसे पहले आक्रमण करता है सिंध के क्षेत्र पे। सिंध का शासक है दाहिर। सिंध का शासक कौन था? दाहिर। और दाहिर बिना युद्ध लड़े मैदान से भाग जाता है। फिर जब दूसरा आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का कहाँ पे होता है? मुल्तान पे। मोहम्मद बिन कासिम का दूसरा आक्रमण मुल्तान पे अगले ही साल 713 एडी में, ठीक है। तो ये दो डेट याद रखना है। पहला डेट कि भारत पे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया। ये सफल आक्रमण किया। इसके पहले भी कई आक्रमण अरबों ने करे थे, लेकिन वो असफल हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम का पहला सफल आक्रमण 712 एडी। शासक कौन है? दाहिर, ठीक है। दूसरा आक्रमण 713 एडी। कहाँ पे? मुल्तान पे। ये दो डेट याद रखने हैं। आगे क्या याद रखने हैं मैं बता दे रहा। गैर मुस्लिम भारतीयों पर जजिया कर आरोपित करने वाला पहला शासक, ये वही मोहम्मद बिन कासिम था जिसने गैर भारतीय मुसलमानों पे सबसे पहले जजिया कर अध्यारोपित किया। अब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि जजिया कर है क्या। देखिए, जजिया कर लगता था किस पे? गैर मुस्लिम पे, नॉन मुस्लिम पे। और ये वैसे लोगों पे लगता था जो लोग युद्ध में जा सकते हैं लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेते थे। ध्यान से सुनिएगा, जजिया कर उन्हीं लोगों पे लगता था जो लोग युद्ध में जा सकते हैं लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेते थे। तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए उनसे कर लिया जाता था, जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया जजिया कर। अब देखिए, इसमें मुस्लिम से नहीं लिया जाता था, ठीक है, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। इसलिए बोला जाता है कि जजिया कर एक तरह का धार्मिक कर था। अब ये बात याद रखना यहाँ पे कि मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर से कुछ वर्ग को रियायत दिया। उसमें कौन कौन से लोग थे? 5 ब। उसमें 5 ब और 1 म, ठीक है। ये हमें याद रखना है। कैसे? बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, बेरोजगार और महिला। ये 6 वर्ग ऐसे थे जिनको जजिया कर से रियायत थी। मतलब हुआ कि इनको जजिया कर नहीं देना था, क्योंकि ये 6 ऐसे वर्ग हैं जो युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं। ये 6 ऐसे वर्ग हैं जो युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं। बच्चा,
बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, बेरोजगार और महिला। और जजिया कर उन्हीं पे लगता था जो युद्ध में भाग ले सकते हैं लेकिन युद्ध में नहीं जाते थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम से हमें 3 बातें याद रखनी है। पहला कि इसने भारत पे सबसे पहले 712 ईस्वी में क्या किया था, आक्रमण किया था। भारत पे 712 ईस्वी में आक्रमण किया। दूसरा कि भारत में जजिया कर आरोपित करने वाला पहला शासक कौन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम। और तीसरा कि इसने जजिया कर से किन किन वर्गों को रियायत दी, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, बेरोजगार और महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी, देखिए ये यामनी वंश का था और गजनी में ये 998 ईस्वी में, कब, 998 ईस्वी में गजनी के सत्ता पे बैठा। ठीक है, और ये 1001 से लेके 1027 के बीच, 1001 से लेके 1027 के बीच भारत पे इसने 17 बार आक्रमण किया। कितने बार, 17 बार आक्रमण किया। इसका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य था कि भारत से धन को लूट के ले जाना। ये यहाँ पे सत्ता स्थापित करने नहीं आया था, भारत के धन को लूटने आया था। ठीक है, तो हमें याद रखना है 1001 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया भारत पे, 17 बार। अब ये 17 आक्रमण सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें करेंगे। हम वही बातें करेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है, पहला आक्रमण। पहला आक्रमण कब हुआ, 1008 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध। पहला आक्रमण कब हो रहा है, 1008 ईस्वी, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध। अब हमें याद रखना है 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण सीधे याद रखेंगे 1025 में सोमनाथ मंदिर पे, ये वही सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा धन लूट के महमूद गजनवी अपने ईरान में ले गया था। और लास्ट हम क्या यहाँ पे याद रखेंगे, इसका तीसरा 17वां आक्रमण। हमें 3 ही आक्रमण याद करना है, पहला, 16वां और 17वां। तो 17वां आक्रमण और भारत में इसका लास्ट आक्रमण कब, 1027 में जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। ठीक है, तो हमें 3 ही आक्रमण याद रखना है। पहला आक्रमण 1008 हिंदू शाही वंश, 16वां आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर, 17वां आक्रमण 1027 जाटों के विरुद्ध। ठीक है, अब इससे और क्या हम याद रख सकते हैं, तो महमूद गजनवी के साथ 3 प्रमुख विद्वान भारत आए थे। वैसे तो 4 थे, एक फरूखी भी था, लेकिन प्रमुखता 3 विद्वान भारत आए थे। उसमें पहला नाम आता है अल बरूनी का। पहला नाम अल बरूनी का। इसने एक किताब लिखा, किताबुल हिंद या फिर तहकीकाते हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद इसने लिखी। और इससे एक और सवाल बनता है कि इसने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ आके संस्कृत सीखा। क्या सीखा, संस्कृत। और संस्कृत सीख के यहाँ के जो वेद थे उनकी अध्ययन करी, पुराणों की अध्ययन करी और उपनिषद को पढ़ा। ठीक है, तो पहला मुस्लिम विद्वान अल बरूनी था जिसने संस्कृत सीखकर यहाँ के वेद, पुराण और उपनिषद की अध्ययन करी। ठीक है, तो अल बरूनी से 2 सवाल कि किताबुल हिंद किसने लिखा, अल बरूनी। सबसे पहले वेद, पुराण और उपनिषद को किसने पढ़ा, किस मुस्लिम विद्वान ने पढ़ा, तो वो भी क्या हो जाएगा, अल बरूनी। दूसरा जो विद्वान था वो फिरदौसी था। दूसरा कौन था, फिरदौसी। और ये शाहनामा का लेखक था। तो बिल्कुल याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी है। जो तीसरा विद्वान था, तीसरा विद्वान कौन है भाई, तीसरा विद्वान है उत्तबी। ये उत्तबी, तो उत्तबी का एक बुक आता है एग्जाम में, तारीखे सुबुक्तगीन। तारीखे सुबुक्तगीन, तो गजनी के पिताजी थे सुबुक्तगीन। ठीक है, उन्हीं की जीवन पे आधारित ये बुक है तारीखे सुबुक्तगीन। किसने लिखा, उत्तबी।
ठीक है, किसने लिखा? उत्तबी। चलिए अब एक और पॉइंट, 1030 में गजनी में महमूद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गजनी में गजनवी की डेथ हो जाती है। कब होती है? 1030 में। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमें महमूद गजनवी से क्या क्या याद करना है। पहला आक्रमण, सबसे पहले क्या याद करेंगे? पहला आक्रमण 1008 हिंदू शाही वंश, ठीक है भाई। 16वां आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर। 17वां आक्रमण 1027 जाटों के विरुद्ध, ठीक है। फिर हमें 3 विद्वान याद करना है। कितने विद्वान? 3 विद्वान, अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी। आई रिपीट, अल-बरूनी, फिरदौसी और उत्बी। अल-बरूनी की रचना किताबुल हिंद, और इसने पहला मुस्लिम विद्वान जो वेद, पुराण और उपनिषद को पढ़ा था, ठीक है। फिरदौसी शाहनामा की रचना, उत्बी तारीख सुबुक्तगीन। अब मृत्यु कब होती है महमूद गजनवी की? महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी गजनी में हो जाती है, ठीक है। 2 आक्रमणकारी पढ़ लिए, पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनवी। अब तीसरा आक्रमणकारी जो उत्तरदायी है भारत में मुस्लिम शासन के लिए, ठीक है, तो ये था मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। कौन था? मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। यह भी ईरानियन था। तो इसका पहला आक्रमण कब हुआ? इसमें भी बहुत सारा आक्रमण किया, लेकिन हमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सिर्फ पहला आक्रमण याद करेंगे। पहला आक्रमण 1175 में, किस पे? मुल्तान पे, ठीक है। तो मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत में पहला आक्रमण 1175 में करता है। कहाँ पे? मुल्तान पे, ठीक है। अंतिम आक्रमण 1205 में। अंतिम आक्रमण कब करता है? अंतिम आक्रमण करता है 1205 में खोखरों के विरुद्ध। खोखर एक तरह की जनजाति थी, ठीक है, तो उनका दमन करता है वापस आके 1205 में। अब ये 2 चीजें हमें याद करनी है, पहला और अंतिम आक्रमण। पहला आक्रमण 1175, अंतिम आक्रमण 1205। अब जो पहली पराजय है, पहली पराजय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही सवाल आता है, ठीक है। 1178 में ये गुजरात का शासक था मूलराज द्वितीय, कहीं कहीं भीम द्वितीय भी आता है, ठीक है। तो इसने इसको हरा दिया था, किसको? मोहम्मद गोरी को। तो 1175 में मुल्तान पे आक्रमण करते हैं और 1178 में गुजरात पे आक्रमण करते हैं, लेकिन गुजरात में होता है मूलराज सेकंड, और ये मूलराज सेकंड मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हरा देता है, ठीक है। अब दूसरा जो आक्रमण, दूसरी जो हार हुई थी मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की, वो था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1191, और हराया किसने था? पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान भी बोलते इसे। पृथ्वीराज तृतीय ने मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरह हरा दिया, ठीक है। लेकिन 1191 में हारने के 1 साल के अंदर ही ये ईरान से वापस तैयारी करके आक्रमण कर दिया, और पृथ्वीराज तृतीय को उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी 1 साल के अंदर ही वापस आके आक्रमण करेगा, और 1192 में इसने आक्रमण करी। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई, और यहीं से माना जाता है कि भारत में मुस्लिम शासन शुरू होता है, ठीक है। एक और युद्ध यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और वो है 1194 में चंदावर का युद्ध। किसके खिलाफ? कन्नौज के शासक जयचंद के खिलाफ, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 किसके खिलाफ? जयचंद के खिलाफ। और लास्ट में 1206 में गौर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु होती है? गौर प्रदेश में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, गोरी का पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पे, अंतिम आक्रमण 1205 खोखरों के खिलाफ, पहली पराजय 1178 गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के हाथ से, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, इसको जो दूसरी पराजय है वो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ, लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है। ठीक है, फिर 2 साल के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार होती है। जयचंद कन्नौज के, कहाँ के? कन्नौज के शासक था। ठीक है, और अंत में 1206 में गौर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसी का एक गुलाम होता है, इसी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो 1206 में इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत 1206, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में होती है। 1206 से लेके 1526 तक, कब तक? 1526 तक पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ठीक है, वहां बिल्कुल दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और वहां से मुगलों का काल स्टार्ट होता है। तो एग्जाम में दिल्ली सल्तनत में एक सवाल आता है, इसका क्रम पूछ देता है। क्या पूछता है इसका? कई बार क्रम पूछ देता है। ठीक है, ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए कौन सा क्रम सही है। तो देखो भाई, सबसे पहले गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश कब? 1206 से लेकर 1290। ठीक है, फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश कब? 1290 से लेकर 1320। फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। 1 2 3 4 5, टोटल कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। देखो वैसे तो ये आसान है, लेकिन फिर भी इसका याद करने का एक ट्रिक भी है, और ट्रिक बड़ी खूबसूरत ट्रिक है। गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो क्या करो? सूंघ लो। गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आई रिपीट, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, तो इस ट्रिक को भी याद रखना है। तो इसका सबसे पहले हम गुलाम वंश की बात करते हैं। अब देखो 1206 में किसकी मृत्यु हो गई? गोरी की। गोरी की क्या हो गई? डेथ। गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में। तो इसी का एक चेला होता है, गुलाम होता है लाहौर में, लाहौर का सूबेदार था उस समय। ठीक है, जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, इसने खुद को शासक घोषित कर दिया भारतीय क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? भारतीय क्षेत्र का। ठीक है, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है वो 1206 से लेकर 1210, सिर्फ 4 साल ही ये शासन कर पाया था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम, और लाहौर का गवर्नर था। कब? 1206 में, जब डेथ हुई थी मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी की। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में कुतुबी वंश, कौन सा? कुतुबी वंश के नाम से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। देखो गुलाम वंश में 3 वंश आएंगे। एक कुतुबी वंश आएगा, जो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश में इलबरी वंश और बलबन बलबनी वंश। ठीक है, 3 वंश, एक कुतुबी, एक इलबरी और एक इलबरी और एक बलबनी, एक बलबनी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर बनाई। कई बार सवाल पूछता है ये एग्जाम में। ठीक है, कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाई थी? ठीक है, तो कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। बिल्कुल याद रखना है। इसके और भी कई नाम थे। एक नाम था लाख बख्श। लाख बख्श मतलब होता है दान देना। ये लाखों में दान करता था, बड़ी ही नरम दिल और उदारवादी टाइप का था। ठीक है, ये बहुत दान करता था, इसलिए इसका नाम हो गया लाख बख्श, मतलब लाखों में दान देने वाला। हातिम ताई, हातिम ताई द्वितीय, इसको हातिम ताई द्वितीय भी कहा गया। कुरान खान, इसका एक और नाम था,
क्या? कुरान खान। ठीक है, ये पढ़ा लिखा भी था और जो कुरान शरीफ है, पूरी कुरान शरीफ इसे याद थी और कुरान शरीफ बड़ी ही सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसलिए इसका नाम कुरान खान भी पड़ गया। ठीक है, इसका निर्माण देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव, कुतुब मीनार पूरा नहीं करवा पाया क्योंकि 4 ही साल में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि कुतुब मीनार का जो नाम है खुद के नाम पे रखा था, नहीं, इसके गुरु थे। ठीक है, इसके जो गुरु थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार का ये पीर थे। ठीक है, और ये उनका मुरीद था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसके पहले ही निर्माण पूरा होने से पहले इसकी मृत्यु होगी, तो आगे इल्तुतमिश इसे पूरा कराएगा। दूसरा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। और तीसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर आप अजमेर गए हैं तो आप देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, तो 3 स्थापत्य याद रखना है, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ठीक है, अब देखो 1210 में लाहौर में चौगान खेलते वक्त घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गई। चौगान खेलते वक्त घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो चौगान खेलते वक्त घोड़ा से गिर के मर गया? तो वो कौन था? यही कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको लाख बख्श, कुरान खान और हातिम ताई द्वितीय भी कहा गया। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसके बाद से कोई तो आएगा। तो अब आया आराम शाह। कौन आया? आराम शाह। ठीक है, ये एक अयुग शासक था और एक ही साल में इसको इल्तुतमिश हटा के गद्दी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। अब हम किसकी बात करेंगे? इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इसने इल्बरी वंश की स्थापना करी। किस वंश की? इल्बरी वंश की। आई रिपीट, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश, इल्तुतमिश इल्बरी वंश और बलबन बलबनी वंश। ठीक है, और इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को। राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में। ठीक है, लेकिन ये राजधानी को दिल्ली लाया। इससे बड़ी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने करी थी? तो ये यही था। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, और इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत भी इसी ने किया। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत भी किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्तदारी व्यवस्था में होता क्या था कि सैनिकों को वेतन के बदले नगद दिया जाता, वेतन के बदले नगद देने की जगह भूमि अनुदान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? भूमि अनुदान। इक्तदारी व्यवस्था किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। इसी इक्तदारी व्यवस्था में सैनिक को वेतन के बदले क्या दिया जाता था? भूमि अनुदान में दिया जाता था। ठीक है, इसको इक्तदारी व्यवस्था कहा गया। तो 2 इंपॉर्टेंट, एक तुर्काने चहलगानी की स्थापना जिसे चालीसा भी बोला गया। इसे क्या बोला गया? चालीसा। ये क्या था? 40 तुर्क सरदारों का एक गुट था। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों का एक गुट था जो सुल्तान को असिस्ट करते थे। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के आता है। 1219 में ख्वारिज़मी साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगबरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खान, नाम तो सुना ही होगा, चंगेज खान पहली बार भारत की सरहद तक आया। देखो जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ, ठीक है, चंगेज खान भारत के सरहद तक आ गया था। ये जो जलालुद्दीन मांगबरनी है, इल्तुतमिश के पास आके इसने रिक्वेस्ट करी थी कि हमको क्या दिया जाए? शरण दिया जाए। लेकिन इल्तुतमिश बहुत समझदार था। उसने सोचा कि अभी अभी मेरी दुकान खुली हुई है और चंगेज खान से हम क्या पंगा नहीं ले सकते, तो उसने उसको वापस लौटा दिया। तो चंगेज खान भी वापस घूम के चला गया। ठीक, और ये पहला सुल्तान था जिसने खिलत प्राप्त किया।
खिलअत प्राप्त किया बगदाद के खलीफा से। ये खिलअत क्या होता था? खिलअत होता था सुल्तान का प्रमाण, सुल्तान का सर्टिफिकेट। ठीक है, जो बगदाद का खलीफा है उसने सर्टिफिकेट दिया कि आप क्या हैं? सुल्तान हैं। तो ये खिलअत कब प्राप्त किया? 1299 में। ये खिलअत कुतुबुद्दीन ऐबक प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, इल्तुतमिश को मदरसा मकबरा निर्माण शैली की जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में मदरसा मकबरा निर्माण शैली की जनक कहा जाता है। ठीक है, इसने 2 सिक्के चलाए, एक टांका और एक जीतल। टांका चांदी का होता था और जीतल तांबा का। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। एक टांका, एक जीतल, टांका चांदी और जीतल तांबा। स्थापत्य निर्माण, इसमें भी 3। जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको पूरा कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, नासरुद्दीन का मकबरा भी बोलते हैं इसे। ठीक, इसका लड़का था नासरुद्दीन, उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसका मकबरा बनवाया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अतरकीन का दरवाजा, अतरकीन का दरवाजा नागौर राजस्थान में किसका बनाया हुआ है? इल्तुतमिश का ही बनाया हुआ है। तो इस स्थापत्य निर्माण में 3 चीजें हमें याद रखनी है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा और अतरकीन का दरवाजा। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज को, वहां के जो चालीसा सरदार थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज भी एक अयोग्य शासक था। ठीक है, तो उसकी लड़की थी, किसकी? इल्तुतमिश की। तो जो रजिया है इल्तुतमिश की लड़की, इसने क्या करी कि जुम्मा के दिन भीड़ था, लोग बाहर आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक बात जान लो कि जो इल्तुतमिश था, मरने से पहले उत्तराधिकारी रजिया को ही घोषित करके गया था। लेकिन तुर्क सरदार नहीं चाहते थे कि कोई लड़की गद्दी पे बैठे, क्योंकि उन्हें उसका ऑर्डर मानना होता था। तो उन्होंने साजिश करके किसको बैठा दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को। अब रजिया क्या करती, क्योंकि इसके जो अब्बू थे इसको उत्तराधिकारी बना के गए थे। तो जुम्मा के दिन ये क्या करी कि लाल टोपी और कोट, यहाँ कोट होगा, टोपी और कोट लगाकर जनता के दरबार में चली गई और जाके उन्होंने बोला कि जो कुर्सी का उत्तराधिकारी हम हैं और हम, मेरे साथ ये तुर्क सरदार धोखा किए हैं और ये जो गद्दी है मुझे मिलनी चाहिए। तो दिल्ली की जनता की मदद से इसने गद्दी पाली। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें याद रखना है। सबसे पहले तो ये आते ही क्या करी, गैर तुर्कों को महत्व देना शुरू कर दिया, यानी जो तुर्क सरदार थे उनको महत्व देना कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि इन्हीं के साजिश की वजह से हमें सुल्तान नहीं बनाया गया था। ठीक, कोट टोपी लगाकर दरबार आने लगी। देखो उस समय 1240-36 की बात हो रही है। एक मुसलमान लड़की, ठीक है, तुर्क मुसलमानों के दरबार में कोट और टोपी लगा के जा रही है, बड़ी बात है। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है। तवर हिंद का सरदार अल्तुनिया ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो विद्रोह को दबाने ये रजिया गई और भटिंडा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? भटिंडा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में रजिया जब हारने लगी तो उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया अल्तुनिया को। ठीक है, अल्तुनिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फिर ये दोनों शादी कर भी लिए और वापस आ रहे थे। तो 1240 में कैथल के पास डाकुओं ने दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो रजिया से सिर्फ हमें भटिंडा का युद्ध याद रखना है। भटिंडा का युद्ध अल्तुनिया के साथ हुआ था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद से बहराम शाह 1240 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46, नसरुद्दीन महमूद 46 से 66। देखो सब ढोंरा मंगरू थे। ठीक है, कोई योग्य शासक नहीं था, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अब किसके बारे में आएगा? बलबन। अब किसकी बात करेंगे? बलबन की बात करेंगे। बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, ये अलग अलग शासक के काल में अलग अलग पद पे रहा। जो नासरुद्दीन महमूद है इसके पीछे वाला, उसके काल में ये वजीर के पद पे था। ठीक है, और कहा जाता है कि इसने जहर देकर नासरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और गद्दी हथिया ली। अब देखो ये जहर देकर सत्ता में आया था,
मतलब सुल्तान की हत्या करके आया था। और एक ऐसे ही इधर 3-4 ढोरा मंगरू वाले वो सुल्तान आ गए थे, तो सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी वो ऐसे ही घट गई थी। तो इसने फिर उसको वापस लाने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। क्या किया? रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये जो चालीसा गुट है तुर्कान चहलगानी, ये समझता था कि सब इन्हीं की साजिश होती है, ठीक है। तो इसने आते ही तुर्कान चहलगानी की क्या करी, उसको भंग कर दिया, चालीसा को भंग करके समाप्त कर दिया, ठीक है। ये जो तुर्क सरदार का गुट था तुर्कान चहलगानी, चालीसा, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसने नौरोज जो ईरानी पर्व था नौरोज शुरू कराया, सिजदा और पैबोस प्रारंभ कराया। सिजदा मतलब सुल्तान के आगे लेटना और पैबोस मतलब सुल्तान का पैर चूमना, ठीक है। तो देखो इससे क्या याद करना है, बलबन रक्त और लौह की नीति अपनाया। इसमें हर शख्स को मरवा दिया जिससे लगता था कि इससे मेरी गद्दी को खतरा है, ठीक है। बड़ी हत्याएं करवाई इसने। जिल्ले इल्लाही की उपाधि धारण की, जिल्ले इल्लाही। इसमें क्या था कि ये कहता था कि जो सुल्तान है वो ईश्वर का छाया है, ईश्वर का प्रति छाया है, ठीक है। सुल्तान जो भी फैसला लेता है वो ईश्वर से प्रेरित होता है, वो अल्लाह के कहने पे लेता है। इसलिए सुल्तान के किसी भी फैसले का आलोचना करने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है। इसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या किया, सिजदा और पैबोस प्रारंभ करवाया। सिजदा मतलब लोग सुल्तान के आगे आके लेट के अभिवादन करते थे, और पैबोस का मतलब सुल्तान के आगे आके लेट के पैर चूमते थे, ठीक है। इसने सबसे पब्लिकली मिलना सबसे छोड़ दिया, दारू शराब सब चीज छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखो तुर्कान चहलगानी को समाप्त करवाया और दीवाने अर्ज की स्थापना की। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज की स्थापना की। पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया, पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया। और दिल्ली में लाल महल का निर्माण कराया। ये स्थापत्य में हम पढ़ेंगे, दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने कराया। अच्छा, बड़े कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। लोग कई बार समझते हैं शेरशाह सूरी लगा देते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी नहीं। दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया, बलबन ने, ठीक। अब देखो बलबन के बाद सबसे पहले तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बलबन इंपॉर्टेंट है। बलबन रक्त और लौह की नीति। सवाल सीधे आएगा, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, जवाब बलबन। जिल्ले इलाही सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जवाब बलबन, ठीक है। नौरोज को किसने प्रारंभ कराया, बलबन। सिजदा और पैबोस को किसने प्रारंभ करवाया, बलबन। और सबसे इंपॉर्टेंट तुर्कान चहलगानी अर्थात चालीसा को किसने समाप्त किया, बलबन, ठीक है। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने, सैनिक विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था, सैनिक विभाग था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने करी, बलबन ने। और पहला इसी के तहत पहला अस्थाई सेना का गठन किया, ठीक है। पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया। एक स्थापत्य इसके काल से हम याद रखते हैं, लाल महल। दिल्ली का लाल महल किसने, इसी ने बनवाया था। अब देखो इसके बाद से कैकुबाद आया, इसके बाद से कैकुबाद 1288 से 90, और फिर क्यूमर 1290, ठीक है। ये जो क्यूमर था, क्यूमर गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर गुलाम वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। जिसकी हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा भाई, खिलजी वंश की स्थापना करी, ठीक है। तो सवाल आएगा कि लास्ट कौन सा, लास्ट शासक, ठीक है। लास्ट रूलर कौन है, तो वो हो जाएगा क्यूमर। क्या हो जाएगा, क्यूमर, ये याद रखना है, ठीक है। बलबन या कैकुबाद नहीं, क्यूमर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ज़्यादा हम बातें करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी।